हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो उपसह संयोजक यौगिक के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिकों में बंधता। तो यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिकों में बंधता को स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। यहाँ पर जो है उपसह संयोजक यौगिकों में बंधता को स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत जो है दिए गए हैं। एक होता है आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत। यहाँ पर एक है आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत। आबंध सिद्धांत और इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। सेकंड है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो यहाँ पर ये जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इससे बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शार्ट में लिखते हैं VBT। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर कहीं पर VBT लिखा है तो इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। उसी प्रकार से जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इससे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि इसे शॉर्ट में लिखते हैं CFT। तो इससे शॉर्ट में लिखा जाता है CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इससे बोला जाता है VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसको जो है पॉलिंग, इसके अलावा स्लेटर, ये दो वैज्ञानिकों ने जो है प्रस्तुत किया था। तो याद रखेगा इस सिद्धांत को जो है यहाँ पर पॉलिंग और इसके अलावा जो है स्लेटर, इन्होंने जो है इस सिद्धांत को यहाँ पर प्रस्तुत किया था। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिकों ने जो है उसमें बाद में सुधार किए हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया था, पॉलिंग और स्लेटर। इसके अलावा इस सिद्धांत का कार्य क्या है, यानी कि सिद्धांत क्यों बनाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं उनके त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुणों को ज्ञात करने के लिए जो है इस सिद्धांत को बनाया गया था। यहाँ पर जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसके द्वारा जो है उपसह संयोजक यौगिकों के त्रिविम रसायन और इसके अलावा उनके चुंबकीय गुणों का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर संयोजकता आबंध सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर तीन मुख्य पॉइंट हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक लिया गया, मान लीजिए उपसह संयोजक यौगिक है यहाँ पर FeCN का होल 6 इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर 4-। तो ये यहाँ पर एक उपसह संयोजक यौगिक है। इसमें जो Fe है इससे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, या फिर बोल सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये होता है केंद्रीय परमाणु। इसके अलावा Cn, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन युग्म जो है प्रदान करने की क्षमता होती है, इसलिए इससे बोला जाता है लिगैंड। ये आपको बताया भी गया है, इससे बोला जाता है लिगैंड। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि जो Fe है इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि जो Fe है इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है रिक्त कक्षक होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इसके पास जो है समन्वय संख्या के बराबर जो है रिक्त कक्षक होते हैं। यहाँ पर इसके पास जो है समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं जिनके संकरण से जो है आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। याद रखेंगे यहाँ पर कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है रिक्त कक्षक होते हैं, जिससे यहाँ पर जो है वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। तो वही यहाँ पर बताया गया पहले कि केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन के पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों का
निर्माण करता है। आबंधित कक्षक या फिर आप बोल सकते हैं संकरित कक्षक, ये आप लोग याद रखिएगा, जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों या फिर संकरित कक्षकों का निर्माण करता है। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मान लीजिए समन्वय संख्या, यहाँ पर आप लिखिए समन्वय संख्या, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे संकरण और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे ज्यामिति। तो जैसे कि मान लीजिए किसी उपसह संयोजक यौगिक की समन्वय संख्या है 2, तो वो किस प्रकार का संकरण प्रदर्शित करेगा, वो संकरण यहाँ पर प्रदर्शित करेगा sp, यानी कि इसमें एक s कक्षक होगा और एक p कक्षक होगा। अगर समन्वय संख्या 2 है तो वहाँ पर संकरण कैसा होगा, sp संकरण होगा और उसकी ज्यामिति होगी रेखीय, उसकी ज्यामिति जो होगी वो होगी रेखीय। इसके अलावा अगर मान लीजिए समन्वय संख्या 4 है तो वहाँ पर जो संकरण होता है वो होता है sp3, यानी कि एक s कक्षक होगा और 3 p कक्षक होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर समन्वय संख्या 4 है तो संकरण 2 प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि इसमें एक d कक्षक, इसके अलावा एक s कक्षक और 2 p कक्षक भी यूज हो सकते हैं। तो समन्वय संख्या 4 होने पर संकरण यहाँ पर 2 प्रकार से हो सकता है, एक यहाँ पर s कक्षक और 3 p कक्षक यूज किए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार का संकरण होगा तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो चतुष्फलकीय होगी, इसकी ज्यामिति जो होगी वो चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय। इसके अलावा अगर यहाँ पर एक d कक्षक, एक s कक्षक और 2 p कक्षक हैं, इस प्रकार का संकरण है तो वहाँ पर ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होगी, वर्गाकार समतलीय। इसके अलावा अगर मान लीजिए समन्वय संख्या 6 है तो फिर वहाँ पर जो संकरण होता है वो होता है D2sp3, यानी कि 2 d कक्षक होंगे, एक s कक्षक और 3 p कक्षक। इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं sp3d2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा संकरण होगा तो वहाँ पर ज्यामिति जो होगी वो होती है अष्टफलकीय, ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके जो रिक्त संकरित कक्षक हैं वो अगर यहाँ पर इस लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो वहाँ पर हमेशा सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो Fe यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके जो रिक्त कक्षक होते हैं अगर वो इस लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो वहां पर बन जाता है सिग्मा बंध, जिसे हम लोग उपसह संयोजक बंध भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक इस लिगैंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो फिर वहां पर बन जाता है पाई बंध, परंतु इसकी संभावना जो है यहाँ पर बहुत ही कम होती है। ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर पाई बंध के बनने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में इसमें कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक जो है लिगैंड के भरे हुए कक्षकों, याद रखिएगा, लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे यहाँ पर जो है सिग्मा बंध बनता है, जिसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। इसके अलावा यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगैंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो वहां पर जो है पाई बंध बनता है, परंतु इसकी संभावना जो है बहुत ही कम होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं, यानी कि इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। सबसे पहले इसमें जो है अनेक प्रकार का पूर्वानुमान है, यानी कि इस आबंध सिद्धांत में जो है अनेक प्रकार के पूर्वानुमान हैं। इसके अलावा यह जो है चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ये सिद्धांत जो है चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा यह उपसह संयोजक यौगिकों के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है ये उपसह संयोजक यौगिकों के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है। इसके अलावा चतुष्फलकीय
वह वर्ग समतली संरचनाओं का सही अनुमान जो है नहीं लगा पाता है। इसके अलावा यह उप सहसंयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की कोई भी व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ये सिद्धांत जो है ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की भी कोई व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है वो दुर्बल व प्रबल लिगैंड के मध्य जो है कोई विभेद नहीं करता है, यानी कि जो दुर्बल लिगैंड इसके अलावा जो प्रबल लिगैंड होते हैं उनके बीच कोई विभेद जो है ये सिद्धांत नहीं करता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग यहाँ पर दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे हम लोग बोलते हैं CFT। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को जो है एच बैथे ने प्रस्तुत किया था, यानी कि आप बता सकते हैं इस सिद्धांत को प्रस्तुत जो है एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई उपसहसंयोजक यौगिक है FeCN का होल 6, इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये दिया गया है, यहाँ पर है 4-। तो यहाँ पर ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु होता है आपका, और ये यहाँ पर आपका लिगैंड होता है, ये आपको बताया गया। तो जब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, याद रखिएगा, जब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में यहाँ पर कोई लिगैंड आता है, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है जब इसके संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक या फिर आप बोल सकते हैं समभ्रंश कक्षक, डी कक्षक या फिर आप बोल सकते हैं समभ्रंश कक्षक, ये जो होते हैं ये यहाँ पर स्प्लिट हो जाते हैं। जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक यानी कि जो समभ्रंश कक्षक होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। इस घटना को हम लोग बोलते हैं विपाटित होना, यानी कि विपाटन। टूटना यहाँ पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है विपाटन, यानी कि यहाँ पर जो है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक जो है ये असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में जो है यहाँ पर स्प्लिट हो जाएंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, ये समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, जब ये टूटेंगे तो असमान ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर इनका जो है विपाटन हो जाएगा। तो ये जो है जिन दो असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में यहाँ पर विघटित होते हैं उसमें से एक को बोला जाता है T2Z और दूसरे को बोलते हैं EZ। एक को बोला जाता है T2Z और दूसरे को बोला जाता है EZ। ये यहाँ पर जो है संकेत हैं, यानी कि यहाँ पर समान ऊर्जा वाले कक्षक जो है असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में टूट जाएंगे। इसमें से एक होता है आपका T2Z और दूसरा होता है EZ। इसके अलावा अगर इन दोनों की ऊर्जाओं के अंतर की बात करें तो इन दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो होता है 10dQ। इससे बोला जाता है 10 डिफरेंशियल क्वांटा, या फिर इससे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 डेल्टा, यानी कि इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो होता है 10dQ, यानी कि 10 डिफरेंशियल क्वांटा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक या फिर जो समभ्रंश कक्षक होते हैं ये असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में जो है स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, इनका वहाँ पर विपाटन हो जाता है। इसमें से जो है यहाँ पर एक कक्षक को हम लोग बोलते हैं T2Z और दूसरे को बोला जाता है EZ। इन दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो 10dQ होता है, यानी कि 10 डिफरेंशियल क्वांटा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो विपाटन होता है ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये विपाटन जो है ये क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अष्टफलकीय और दूसरा होता है चतुष्फलकीय। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस सिद्धांत को एच बैथे
नामक वैज्ञानिक ने एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया था। तो वही यहाँ पर बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार धातु जो है लिगैंड आबंध आयनिक होते हैं। धातु जो होते हैं वो लिगैंड आबंध आयनिक होते हैं, जो केवल धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य स्थिर विद्युत क्रियाओं द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। इसके अनुसार जो डी उपकोष के पांचों समभ्रंश कक्षकों का लिगैंड के प्रहार द्वारा, यानी कि जब लिगैंड उनके संपर्क में आता है तो यहाँ पर बताया गया लिगैंड के प्रहार द्वारा जो है विपाटन हो जाता है। यानी कि जो डी उपकोष के पांचों समभ्रंश कक्षक होते हैं उनका जो है लिगैंड के द्वारा विपाटन हो जाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और यहाँ पर यह विपाटन जो है क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ पर ये जो है दो प्रकार के होते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, इसमें पहला है यहाँ पर अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई थी डी कक्षक की। तो डी में जो है 5 कक्षक होते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 और 4 5। तो इस प्रकार डी में 5 कक्षक होते हैं। ये जो है समान ऊर्जा वाले होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। इस प्रकार से इनकी ऊर्जा E आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इनके संपर्क में कोई लिगैंड आता है, यानी कि जब कोई लिगैंड यहाँ पर प्रहार करता है तो ये जो है दो असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाते हैं। इसमें से एक कक्षक जो टूटता है उसमें ध्यान दीजिए, इस प्रकार से 2 कक्षक होते हैं। एक में यहाँ पर 2 कक्षक होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा भाग होगा उसमें जो है यहाँ पर 3 कक्षक होंगे। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है। एक में 2 कक्षक होते हैं और दूसरे में 3 कक्षक होते हैं। तो जिसमें 2 कक्षक होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं EG, और जिसमें 3 होते हैं उससे बोला जाता है T2G। इस प्रकार से इसके अलावा यहाँ पर जो 2 कक्षक हैं इसमें एक में होता है यहाँ पर DX2Y2, और जो दूसरा वाला है ये होता है DZ2। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक होता है आपका DXY, दूसरा होता है DYZ और तीसरा होता है DZX। इस प्रकार से ये होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो 2 कक्षक होते हैं ये जो है अधिक ऊर्जा यहाँ पर ग्रहण करते हैं, यानी कि इन पर जो है अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है, और अधिक प्रतिकर्षण बल के कारण जो है ये यहाँ पर जो है ऊपर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है यहाँ पर अधिक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाला भाग होता है इसमें जो ऊर्जा का अंतर होता है वो होता है 6DQ, और इसके अलावा जो ये वाला भाग होता है इसमें जो ऊर्जा का अंतर होता है वो होता है 4DQ। और यहाँ पर जो टोटल ऊर्जा का अंतर होता है इन दोनों के बीच वो आपको बताया गया है 10DQ, यानी कि डिफरेंशियल क्वांटा, या फिर इसे आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो अंतर होगा वो 10DQ, इसके वाला इस भाग का जो होगा वो 6DQ और यहाँ पर होता है 4DQ। तो यहाँ पर जो है अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है जिसके कारण इनमें ऊर्जा अधिक हो जाती है और ये ऊपर की ओर यहाँ पर चले जाते हैं इस प्रकार से। और ये दोनों कक्षक जो होते हैं ये असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात हुई है अष्टफलकीय संकुलों की। तो यहाँ पर जो है अगर इसके लिए आप प्रदर्शित करें, मान लीजिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो बांड होंगे एक इस प्रकार से होगा, एक इस प्रकार से यहाँ पर होता है, इसके बाद इस प्रकार से, फिर यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा और फिर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसको आप मिला दीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर आप इसको मिला दीजिए इस प्रकार से आप मिला दीजिए, यानी कि टोटल इसमें जो फलक होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि इसमें जो है टोटल
8 फलक यहाँ पर होते हैं, इसीलिए इसे जो है अष्टफलकीय बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे जो है अष्टफलकीय बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर 8 फलक होते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। सेम इसमें भी उसी प्रकार से होता है, केवल यहाँ पर जो असमान ऊर्जा वाले स्तर थे, ध्यान दीजिए इसमें जो छोटा वाला यानी कि जो 2 कक्षक थे ये ऊपर की ओर थे और ये नीचे की ओर, उसमें जो है यहाँ पर उल्टा हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो है डी कक्षक होंगे, इसमें आपके 5 कक्षक होंगे डी में, तो आप इस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये जो है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हो जाएंगे। समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, इनकी ऊर्जा यहाँ पर होगी E। तो यहाँ पर जब इसके संपर्क में लिगैंड आएगा तो जब यहाँ पर ये स्प्लिट होंगे यानी कि जब इनका विपाटन होता है तो यहाँ पर अब की बार ऊपर की ओर जाएंगे 3 कक्षक। इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 कक्षक आ जाते हैं और यहाँ पर ये आ जाते हैं 2 कक्षक। सेम उसके विपरीत होते हैं, यहाँ पर इसमें हो जाएंगे 2 कक्षक। बाकी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये होगा डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी वाई जेड और ये हो जाएगा डी जेड एक्स। उसी प्रकार से यहाँ पर ये होता है डी एक्स टू वाई टू और ये हो जाएगा डी जेड टू। इससे आप यहाँ पर बोलेंगे ई जी और इससे बोला जाएगा यहाँ पर टी टू जी। इस प्रकार से अब की बार यहाँ पर ये 3 कक्षक ऊपर की ओर बने तो यहाँ पर इसके बीच का जो ऊर्जा अंतर होगा वो होगा 4dq और ये वाला यहाँ पर होगा 6dq और यहाँ पर जो टोटल ऊर्जा का अंतर आएगा वो आ जाएगा 10dq। ऊर्जा का अंतर वही रहेगा यानी कि 10 डिफरेंशियल क्वांटा। इस प्रकार से बाकी ये सेम उसी प्रकार से होता है। अब की बार केवल इसमें 3 कक्षक ऊपर होते हैं और 2 कक्षक नीचे की ओर होते हैं। तो ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं और जब यहाँ पर इसके संपर्क में यानी कि जब लिगैंड इस पर प्रहार करेगा तो ये यहाँ पर जो है 2 असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाएंगे यानी कि इनका यहाँ पर जो है विपाटन हो जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि यहाँ पर जो विपाटन होता है इसे हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोलते हैं और यहाँ पर ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यह सिद्धांत जो है धातु व लिगैंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर जो है स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है ये धातु और लिगैंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर ही जो है स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। इसके अलावा यह जो है धातु के केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है, एस व पी कक्षकों की नहीं करता है। इसके अलावा लिगैंड के विपाटन की व्याख्या जो है ये नहीं करता है, ये केवल जो है केंद्रीय धातु परमाणु के विपाटन की व्याख्या करता है, ये लिगैंड के विपाटन की व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा संकुल में पाई आबंधों को जो है नहीं समझाता है, यानी कि पाई आबंधों की व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा लिगैंड को ये जो है महत्व नहीं देता है, यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ये लिगैंड को बिल्कुल महत्व नहीं देता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपसय संयोजक यौगिकों के रंग, ये जो है CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का अनुप्रयोग है। ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का अनुप्रयोग। तो यहाँ पर बात हुई है उपसह संयोजक यौगिकों के रंग की। तो इसमें ध्यान दीजिए बताया गया कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुलों में यदि डी कक्षकों के 2 समुच्चयों में ऊर्जा स्तर सामान्यतया कम होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित करके आसानी से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर यानी कि डी से डी में संक्रमण द्वारा चले जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया कि संकुलों में यदि डी कक्षकों के 2 समुच्चयों में ऊर्जा स्तर जो है वो सामान्यतः कम होता है तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित करके जो है आसानी से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर डी से डी संक्रमण द्वारा जो है चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संकुल का वह रंग जो है दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है, यानी कि जो रंग वो अवशोषित कर रहा है संकुल उसका पूरक रंग जो है वो यहाँ पर संकुल का कलर दिखाई देगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर बताया गया है
कि D0 व D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संकुलों में D से D संक्रमण जो है संभव नहीं है। अतः इस प्रकार के आयनों वाले उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। बाकी जो है बताया गया यहाँ पर कि रंग जो है यानी कि जो रंग यहाँ पर संकुल अवशोषित करता है उसके पूरक रंग का वो दिखाई देता है। इसके अलावा जो D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संकुलों में जो है D संक्रमण संभव नहीं है, इसलिए ये जो है रंगहीन होते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक। इसके बाद अवशोषित रंग, यानी कि ये रंग जो है अवशोषित करता है, तो अवशोषित रंग। अब जब अवशोषित करेगा तो इसके पूरक रंग का संकुल दिखाई देता है, तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे उपसह संयोजक। उपसह संयोजक यौगिक का रंग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक लिया गया, मान लीजिए CONH3 का होल 5 Cl इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये जो है अवशोषित करता है पीला कलर। ये जो है पीला कलर यहाँ पर अवशोषित करता है, और पीले का जो पूरक कलर होता है वो होता है बैंगनी, यानी कि उपसह संयोजक यौगिक का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक है CONH3 का होल 5 H2O3 प्लस, तो ये जो है नीला हरा रंग अवशोषित करता है। नीला हरा रंग जो है अवशोषित करता है, और इसका पूरक कलर होता है लाल, यानी कि यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक का कलर कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। यानी कि उपसह संयोजक यौगिक जो है जो कलर अवशोषित करता है उसका पूरक कलर जो होता है उस कलर का वो उपसह संयोजक यौगिक दिखाई देता है। वही आपको यहाँ पर बताया गया था, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यही बताया गया था कि इसके परिणाम स्वरूप संकुल का वह रंग दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपसह संयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुण, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो है उपसह संयोजक यौगिक होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। इसके अलावा युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण। इसका फार्मूला होता है म्यू बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे √n, इसके बाद होता है n+2, और यहाँ पर आप लिखेंगे बोर मैग्नेटॉन। ये जो है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ये यहाँ पर जो लिखा गया है ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। आप लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, इससे बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, तो ये जो है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन। इसके अलावा यहाँ पर n है, n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो आपको बताया गया है लिगैंडों के बारे में। तो जो लिगैंड होते हैं जब उनको जो है उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी बनती है उससे जो है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर लिगैंडों को जो है हम लोग उनकी क्षेत्र प्रबलता के क्रम में लिखें तो ध्यान दीजिए जैसे कि I-, फिर इससे अधिक क्षेत्र प्रबलता होती है यहाँ पर
बी आर माइनस की, फिर इससे अधिक हो जाएगी एस टू माइनस की, इसके बाद एस सी एन माइनस, इसके बाद आप यहाँ पर बता सकते हैं सी एल माइनस, इसके अलावा एफ माइनस, ओ एच माइनस, और यहाँ पर सी टू ओ फोर टू माइनस, इसके अलावा एच टू ओ, और इससे अधिक क्षेत्र प्रबलता होती है एन सी एच माइनस की, इसके अलावा ई डी टी ए फोर माइनस की, फिर इससे अधिक होती है एन एच थ्री की, फिर ई एन की, फिर इससे अधिक एन ओ टू माइनस की, फिर सी एन माइनस की, और फिर सी ओ की। तो यहाँ पर ये जो है सभी लिगेंड दिए गए हैं और इनको जो है यहाँ पर इनकी क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पर जो श्रेणी बन गई है इसे ही बोला जाता है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी लिगेंड दिए गए हैं और इनको जो है यहाँ पर क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसे बोला जाएगा फिर स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। अब इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इससे शॉर्ट में बोला जाता है सी एफ एस ई। इसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो इसके लिए पहले आप एक फार्मूला ध्यान दीजिए। फार्मूला ये होता है सी एफ एस ई, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ये जो है समानुपाती होती है लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा के। लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा, लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है ये लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप यही बताएंगे यहाँ पर कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा लिगेंडों की सामर्थ्य ऊर्जा की समानुपाती होती है, या फिर आप बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि उस पर निर्भर करती है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करना, यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण की ऊर्जा है ये लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ऊर्जा जो है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा जो होती है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य इसे हम लोग लिखते हैं लेम्डा से, यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा वहां पर कम हो जाएगी, और अगर तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो ऊर्जा वहां पर बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा जो है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा क्रिस्टल क्षेत्र की जो स्थायीकरण ऊर्जा है ये लिगेंडो की सामर्थ्य ऊर्जा के समानुपाती होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो अब ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।